हेलो बच्चों, माई सेल्फ अमित गर्ग और मैं आपको 29 जनवरी का पेपर जो है उसके सॉल्यूशन देख रहेंगे कि 29 जनवरी का जो पेपर है शिफ्ट फर्स्ट में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं, हम उस पर थोड़ा सा फोकस करेंगे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 51। द स्टीम वॉलेटाइल कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग। स्टीम वॉलेटाइल कंपाउंड हमसे पूछा गया है, ये स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन का क्वेश्चन है और यहाँ आपको ये 4 कंपाउंड दिए गए हैं और ये मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन है। और आपको पता है स्टीम वॉलेटाइल वही होता है जिसके अंदर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होगी वह स्टीम वॉलेटाइल हो जाएगा। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ठीक है, ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन, पैरा नाइट्रो, है ना, और ये है पैरा वाला और ये है पैरा वाला। तो ऑर्थ वाले में होगी। सो आंसर बहुत सिंपल है बेटा, ड्यू टू द इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ए एंड बी। आपको पता है, आपको मालूम है इसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसमें भी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो स्टीम डिस्टिलेशन जो है वो उस कंपाउंड में जिन जिन में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो सारे के सारे स्टीम वॉलेटाइल हो जाते हैं। ठीक है, सो आंसर तो अपना फर्स्ट आएगा बेटा। और इसमें कैसे होती है ये भी आपको पता है, ये आप सबको पता ही है, क्योंकि अगर मैं फिनॉल ले लेता हूं, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आसानी से हो जाएगी। ठीक है, और दूसरा है हमारे पास ऑर्थोनाइट्रोटॉल एनिलीन। तो ऑर्थोनाइट्रो एनिलीन में भी हो जाएगी, जैसे कि ये एन, ये ओ माइनस, ये प्लस, ये डबल बॉन्ड ओ, और ये एन, और ये एच ये लोन पेयर, और ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। और दोनों इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के होने के कारण ये कैसा होता है, स्टीम वॉलेटाइल होते हैं। तो ये क्वेश्चन था बच्चों, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन कोई आ ही नहीं रहा है। चलिए बच्चों नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं, हमारे पास एमाइलो सेलुलो ग्लाइकोजन और एमाइलोपेक्टिन। मतलब मैंने ये बात देखी है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन आ रहे हैं बायोमोलिक्यूल से वो ज़्यादातर मैचिंग टाइप के बहुत अच्छे क्वेश्चन बना रहे हैं। देखो बेटा, एमाइलोज होता है, आपको पता है स्टार्च का पार्ट होता है। स्टार्च एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन से बना हुआ होता है। तो एमाइलोज में जो हमारे पास स्टार्च जो होता है ये पॉलीमर होता है अल्फा ग्लूकोज का। किसका होता है? अल्फा ग्लूकोज का। तो एमाइलोज में अल्फा, अब हमें अल्फा से मतलब है, अल्फा अल्फा अल्फा, ठीक है। तो अल्फा सेलुलोज, सेलुलोज भी बीटा से रिलेटेड होता है, ग्लाइकोजन जैसा, है ना, और एमाइलोपेक्टिन, मतलब ये पॉली उससे आया हुआ है। किससे आया हुआ है बेटा? पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड के चारों ही ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर और साथ में दिया है प्लांट एनिमल, प्लांट प्लांट एनिमल। तो आपको पता है ग्लाइकोजन को हम क्या बोलते हैं? एनिमल स्टार्च बोलते हैं। तो हमारे पास ये तो एनिमल, ये बिल्कुल यहाँ पर पहला ही ऑप्शन हमें बहुत ढंग से मिल गया। एमाइलोज में, ठीक है, एमाइलोज, एमाइलोज बेटा हमारे पास होता है अल्फा, ये वाला। बोला बच्चों, क्लियर है? सेलुलोज, सेलुलोज बीटा 1,4 होता है, सेलुलोज में बीटा ग्लूकोज होता है। सेलुलोज इज द पॉलीमर ऑफ बीटा ग्लूकोज, ठीक है। और एमाइलोपेक्टिन वही प्लांट में होता है, अल्फा C1 C4 अल्फा C1 C6 जो ब्रांच्ड वाला होता है। तो हमारे पास देखिए पहले का फोर्थ, बी का सेकंड, बी का फर्स्ट आ गया, सी वाले का हमारे पास गया सेकंड, ये सेकंड आ गया, डी का आ गया थर्ड, आंसर फर्स्ट मिल जाएगा। मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन है, लिंकेज बेस्ड है कि इसके अंदर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज किस किस के बीच में पाई जाती है। तो आपको पता है कि बीटा जो सेलुलोज होता है वो बीटा ग्लूकोज का पॉलीमर है और उसमें बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाई जाती है। स्टार्च जो होता है वो दो पार्ट का बना होता है, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोज जो होते हैं नॉन ब्रांचिंग वाला होता है, यानी C1 C4 अल्फा ग्लूकोज की ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है, जबकि एमाइलोपेक्टिन ब्रांच होता है, इसमें C1 C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के साथ साथ C1 C6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी होती है।
और देन एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन स्ट्रक्चर सिमिलर टू द किसकी होती है बच्चों, अपने एमाइलोपेक्टिन जैसी होती है, बट इसको एनिमल स्टार्च बोला जाता है। तो यहां हम आंसर देखेंगे, फैक्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, ठीक है, और ये हमने आराम से कर लिया है। नेक्स्ट, ये हमारे पास है SN2AR रिएक्शन, SN2AR रिएक्शन है, हेलो एल्केन हेलो एल्कीन से क्वेश्चन है, मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन है। अब आपको पता है कि SN2AR के अंदर जो हमारे लीविंग ग्रुप होता है, लीविंग ग्रुप हमेशा ऑर्थो एंड पैरा पर जुड़ा हुआ होना चाहिए, ये बेस दिया गया है। अब देखो बेटा, इसके केस में ये जो जुड़ा हुआ है ये ऑर्थो पर है और ये पैरा पर है, बोला बेटा क्लियर है, ठीक है। इसके केस में भी ये ऑर्थो पर जुड़ा हुआ है, ये मेटा पर जुड़ा हुआ है। अब ये दो लिविंग ग्रुप हमको गिवन है भाई, ये दो लिविंग ग्रुप है, ये अटैक करेंगे। तो अब आपको समझ में आ चुका होना चाहिए कि भाई मैं अगर इस BR को हटाता हूं तो ये तो ऑर्थो है और ये मेटा है, और अगर इस BR को मैं अगर रिमूव करता हूं तो ये तो ऑर्थो पे और ये पैरा पे है, तो ये C2H5ONA इस पे अटैक कर जाएगा, फर्स्ट आंसर आ जाएगा। बोलो बच्चों क्लियर है, समझ में आ गया, ठीक है। मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन है, जो ग्रुप जो लगे हुए होते हैं लिविंग ग्रुप वो ऑर्थो पैरा पर ही लगे हुए होने चाहिए, तो ऑर्थो पैरा पर ये आपने तुरंत इसको देख लिया और आंसर आ गया, तो फर्स्ट आंसर इसका आ जाएगा बच्चों, SN2AR मैकेनिज्म है। क्लियर है बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट, मॉडरेट क्वेश्चन है रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड हाइड्रोलाइसिस से, और हमको इसमें पूछा गया है कि बताइए भाई प्रोडक्ट क्या बनेगा, ZnHgHCl प्रोडक्ट क्या बनेगा। ये एल्डिहाइड, ये कीटोन ग्रुप है, ये एल्डिहाइड ग्रुप है और ये ईस्टर ग्रुप है, ये तीन ग्रुप हमको दिए गए हैं और इनका हमें क्या करना है, रिडक्शन करना है। तो रिडक्शन को आपको पता है कि ZnHgHCl जो होता है ये एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप को आसानी से एल्केन में कन्वर्ट कर देता है। सो देख लीजिए आंसर आएगा सेकंड, आंसर आएगा बेटा सेकंड, ये एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप इसको एल्केन में और इसको भी एल्केन में कन्वर्ट कर देता है, क्लीमेंसन रिडक्शन है, ठीक है। इट इज रिड्यूस कार्बोनिल कंपाउंड CO इंटू CH2 ग्रुप में कर देता है। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, आंसर अपना आ चुका है। चलिए बच्चों अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें IUPAC नेम पूछे गए हैं कि व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। तो बेटा देखिए यहाँ पर आपको अगर सबसे पहली बात की जाए तो ये इथाइल दिया है, ये भी एक इथाइल है लेकिन ये मिथाइल की जगह इथाइल दिया है, तो 1 2 3 और 1 2 3 यानी दोनों साइड से नेमिंग अगर मैं करता हूँ तो सिंपल सी बात है, लेकिन यहाँ से 1 2 3 मिथाइल पर है और वहाँ से यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 मतलब दो कार्बन है तो 6 7, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर इथाइल को प्रायोरिटी दी जाएगी क्योंकि इथाइल का ई पहले आता है, मिथाइल पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर को हमें याद रखना पड़ेगा। सो इसका आंसर हमें मिल जाएगा 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन, ये मिल चुका है। और फिर हमारे को CH3 हॉल ट्वाइस, ठीक है, CH3 हॉल ट्वाइस, इसका हमें स्ट्रक्चर बनाना है CH3। तो देखो बेटा ये CH3 है, यहाँ ये CH3 है और ये CH और फिर ये CH2 CH2 CH3 और CH2 CH2 CH3 ये है। तो अगर मैं PC सेलेक्ट करता हूँ पेरेंट चेन, तो बेटा पेरेंट चेन ये बन जाएगी हमारे पास। और नंबरिंग की बात की जाए दोनों साइड से नंबरिंग इक्वल है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 4 डाई मिथाइल हेप्टेन ये इसका ये आ जाएगा। बोलो बच्चों क्लियर है। अब इसके अंदर नंबरिंग करनी है तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट कर देंगे 1 2 3 4 5, तो 2 मिथाइल है ना, पेंटा 1 3 डाइन, यानी ये हमको यहां मिल जाएगा। और इसमें नंबरिंग स्टार्ट करनी है तो 1 2 3 4 5 4 मिथाइल और पेंट 1 इन, इसका अपन को ये मिल जाएगा
तो देखिए बेटा फर्स्ट का सेकंड, फर्स्ट का सेकंड, फर्स्ट का सेकंड ये दोनों में ही है, और बी का थर्ड, बी का थर्ड इस दोनों में ही है, लेकिन सी का हमको दिख रहा है फर्स्ट, सी का दिख रहा है फोर्थ, सी का फोर्थ ये रहा, और डी का फर्स्ट ये रहा। सो आंसर बेटा फोर्थ आ जाएगा। ठीक है, आईयूपीएससी नेम से रिलेटेड क्वेश्चन है, और ये मॉडरेट टाइप का ही क्वेश्चन था, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं था, बहुत सिंपल भी नहीं था। ठीक है, और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आंसर फोर्थ आ जाएगा। बोला बच्चों, क्लियर है? नेक्स्ट, इसमें पूछा गया है टफ कि इसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियोफाइल फ्रॉम द फॉलोइंग इज। न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल या तो आयनिक होते हैं यानी नेगेटिव चार्ज वाले, या न्यूट्रल होते हैं, ये न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में रखे जाते हैं। तो NH3 PSHH डाइमिथाइल सल्फाइड एल्कीन OH माइनस H3O प्लस कीटोन और N डबल बॉन्ड और CH3। कीटोन इसमें नहीं होगा क्योंकि कीटोन इसमें बेटा इलेक्ट्रोफाइल होता है। ठीक है, तो देखते हैं, हेलो एल्किन, हेलो एल्किन का टफ क्वेश्चन है। आंसर 2 है, नेगेटिव चार्ज आयन एल्कीन आर न्यूक्लियोफाइल। बोला बेटा, क्लियर है? तो इसका जो आंसर है वो सेकंड है, मतलब 5 है। तो 5 जो है वो कौन कौन से हैं? अमोनिया है, ठीक है, ये भी 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 है। ठीक है, और फिर उसके बाद एक भी नहीं है, ये न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में नहीं आता है, वीक इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, कीटोन होता नहीं है, और ये C डबल बॉन्ड एंड CH3 है, ये भी नहीं होगा। जहां पोलर पाई बॉन्ड होते हैं, पोलर पाई बॉन्ड वाले केस हमेशा इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। ठीक है बेटा, और नॉन पोलर पाई बॉन्ड वाले केस न्यूक्लियोफाइल होते हैं। तो 1 2 3 4 5 इसका आंसर आ जाएगा। बोलो बेटा, क्लियर है? ये एक्चुअल में H3O प्लस जो है इसका कंप्लीट ऑक्टेट है, इलेक्ट्रोफाइल होता है, ये भी इलेक्ट्रोफाइल होता है, क्योंकि यहाँ ये इलेक्ट्रोफाइल माना गया है कीटोन, क्योंकि बेटा ये इलेक्ट्रॉन को लेता है, डेल पॉजिटिव इस पर आता है। और अगर मैं इसके बारे में बात करूं NCH3, तो ये भी बेटा इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो ये दोनों इलेक्ट्रोफाइल, ये भी इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी में रखा गया है। बोला बच्चों, क्लियर है? वीक इलेक्ट्रोफाइल होता है हालांकि ये। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द सम ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड्स इन हेक्सागन 3 डाइन 5 आयन इज। नंबर है, आईपीएससी मॉडरेट क्वेश्चन है, पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड का क्वेश्चन है। हेक्स 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 1 2 3 4 5 6, ठीक है बेटा, 1 और 3 पर डाइन और 5 पर आयन, ये बना हुआ है। क्लियर है? अब मैं इसको H, यहां H, और यहाँ एक H लगा दूंगा, यहाँ H लगा दूंगा, यहाँ H लगा दूंगा, यहाँ H लगा दूंगा, और इन दोनों के पास एक एक H लगा दूंगा, ये स्ट्रक्चर बन जाएगी। तो बेटा 1 सिग्मा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 तो सिग्मा है, और पाई बॉन्ड काउंटेबल करना है तो 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, तो 13 प्लस 4 पाई, डेट इज कितना हो जाएगा? 17 इज द फाइनल आंसर। क्लियर है बच्चों? तो ये सिग्मा पाई बॉन्ड है, बहुत सिंपल टाइप का क्वेश्चन है। सिग्मा पाई बॉन्ड में कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है। तो 15, कहीं गलती तो नहीं की हमने? अरे सॉरी बेटा, यहाँ पर बेटा ये होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, 11 सिग्मा है बेटा, और 4 पाई है। तो 11 सिग्मा प्लस 4 पाई, ये मैंने गलती से 2 बार बॉन्ड लगा दिया था, वो बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ऑलरेडी है, 5 नंबर है, ठीक है।
तो 11 सिग्मा 4 पाई यानी 15 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 सिग्मा है और 4 पाई बॉन्ड है, तो 15 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। चलिए बच्चों, अब क्वेश्चन में है, ये टफ क्वेश्चन है, एल्डिहाइड कीटोन का है। ये कंपाउंड दिया गया है, CrO3 एक्सिस दिया गया है, देन P दिया गया है, 1 मोल इथाइलिन ग्लाइकॉल दिया गया है, H+ दिया गया है, Q, फिर CH3MgI इन ईथर H3O+ हाइड्रोलाइसिस, देन R, देन रिडक्शन, देन S। 0.1 मोल ऑफ कंपाउंड S विल वेट और डैश ग्राम, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। तो चलिए बच्चों इसको देखते हैं। एल्डिहाइड कीटोन का क्वेश्चन है और टफ क्वेश्चन है। देखिए बेटा 13 आया है हमारे पास, पहले हम इसको CrO3 एक्सिस के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये 2 डिग्री एल्कोहल है और 2 डिग्री एल्कोहल कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये 1 डिग्री एल्कोहल है, ये बेटा एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब 1 मोल इथाइलिन ग्लाइकॉल दिया है, तो बेटा ये एल्डिहाइड ग्रुप जो होता है, एल्डिहाइड ग्रुप कीटोन ग्रुप के कंपेयर में, एल्डिहाइड ग्रुप कीटोन ग्रुप के कंपेयर में ज्यादा रिएक्टिव होता है। एल्डिहाइड ग्रुप कीटोन ग्रुप के कंपेयर में ज्यादा रिएक्टिव होता है, और जब ज्यादा रिएक्टिव होगा तो सिंपली बात है ये इससे रिएक्शन कर जाएगा, एल्डिहाइड से रिएक्शन करेगा। तो एल्डिहाइड से रिएक्शन करने के बाद बच्चों ये बन जाएगा। अब हमारे को CH3MgBr इन डाईईथर H3O+ दिया है, तो बेटा कीटोन से रिएक्शन होगी, कीटोन से रिएक्शन होगी, देन हाइड्रोलाइसिस होगा, तो ये बन जाएगा। ठीक है बच्चों। अब NaBH4 जब बनेगा तो NaBH4, अब ये अल्कोहल है, अल्कोहल का तो रिडक्शन होता ही नहीं है, एल्डिहाइड का रिडक्शन होगा, एल्डिहाइड का रिडक्शन होगा तो बेटा ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये फाइनल कंपाउंड हमारे पास S बन जाएगा, जिसका मॉलिक्यूलर वेट है 130। अब द वेट ऑफ 1 मोल कंपाउंड का 130 ग्राम है, तो 0.1 मोल का कंपाउंड का कितना होगा, 13 ग्राम। सो द आंसर इज 13 इज द फाइनल आंसर। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्टिविटी से बेस्ड किया गया क्वेश्चन है, और रिएक्टिविटी से बेस करने के बाद, रिएक्टिविटी के मतलब बेस्ड होने के बाद आपको ये, यहाँ पर बहुत से बच्चों ने गलतियां ये की है कि इससी रिएक्शन करा दी फिर ये रिएक्शन करा दी। नहीं, अगर एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही है तो पहले अपन का जो 1 मोल इथाइलिन ग्लाइकोल है वो रिएक्ट करेगा एल्डिहाइड से, उसके बाद कुछ क्वेश्चन में ऐसी फिर दिक्कत नहीं आएगी। चले बच्चों, एक क्वेश्चन है, कुछ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स आपको गिवन है, जैसे पैरा नाइट्रोएनिलीन है ना, बेंजाइल एमाइन है, और ये एसिटिनिलाइड है और एनिलीन है। ईच ऑफ देम इज ट्रीटेड विद HCl सेपरेटली, सबको HCl से रिएक्शन की गई। 1 ग्राम ऑफ द मोस्ट बेसिक कंपाउंड विल कंज्यूम मिलीग्राम ऑफ HCl। ठीक है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है थोड़ा सा टफ। तो चलिए बच्चों हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 341। तो देखिए पहली बात तो यह कि अगर मैं इनकी सबसे ज्यादा अगर बात करूं तो ये जो लॉन पेयर है, ये लॉन पेयर इसका लोकेलाइज्ड है, और लॉन पेयर लोकेलाइज्ड है तो बेटा ये सबसे ज्यादा बेसिक होगा, क्योंकि यहां पर भी लॉन पेयर डीलोकलाइज, लॉन पेयर डीलोकलाइज और लॉन पेयर डीलोकलाइज्ड। तो यहाँ तो लॉन पेयर तीनों में डीलोकलाइज है, यहाँ लॉन पेयर लोकलाइज्ड है, तो मोस्ट बेसिक तो ये होगा। अब सारी रिएक्शन इसी के अकॉर्डिंग चलेगी, क्योंकि वो क्वेश्चन में दे रखा है 1 ग्राम ऑफ द मोस्ट बेसिक कंपाउंड विल कंज्यूम, कितने मिलीग्राम ऑफ HCl को कंज्यूम करेगा। तो सिंपली बात है, सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पहचानना आना चाहिए कि भाई इसमें सबसे मोस्ट जो है बेसिक है कौन सा, तो हमने मोस्ट बेसिक अपन को पता चल गया। चलिए, तो ये मोस्ट बेसिक कंपाउंड है, HCl से 1 मोल से ये HCl से रिएक्शन करेगा और ये बेटा कंपाउंड बना लेगा। तो 1 मोल ऑफ फिनाइल एनालिन, ठीक है, जो बेंजाइल एमाइन है, 1 मोल ऑफ बेंजाइल एमाइन 1 मोल ऑफ HCl को कंज्यूम कर रहा है। 1 मोल ऑफ बेंजाइल एमाइन कंज्यूम 1 मोल ऑफ HCl। तो मोलर मास ऑफ बेंजाइल एमीन है वो है 107 ग्राम पर मोल। तो मोलर मास ऑफ HCl है तो 36 ग्राम पर मोल। तो 170 ग्राम रिएक्ट करेगा 36.5 ग्राम HCl से। तो 1 ग्राम रिएक्ट करेगा 36.5 107 ग्राम HCl, डेट इज 36.5
5 अपॉन 107 इंटू 10 टू दी पावर माइनस, क्योंकि मिलीग्राम में पूछा है तो 3 मिलीग्राम ऑफ HCl, और सॉल्व करने पर आएगा 331 मिलीग्राम। तो इसका 341 मिलीग्राम, तो इसका आंसर आएगा 341 मिलीग्राम। तो ये था बच्चों आज का पेपर, जो 29 जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। अब हम मिलेंगे अगली क्लास में 29 जनवरी के सेकंड पेपर के साथ में, सेकंड शिफ्ट के पेपर के साथ में। ठीक है बच्चों।